अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर गई होगी इंशाल्लाह और आप भी ठीक ठाक होंगे। हम अपने लेक्चर्स वापस स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। एक छोटा सा मशवरा है, अगर स्टूडेंट्स आप अपने पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बाकी चैप्टर से पूरे कर सकते हो तो ये वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़िएगा। और उसकी वजह यह है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आइडिया आपके माइंड में फुली क्लियर होगा, लेकिन आप इसको अच्छे लफ्जों में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। अक्सर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी इसमें है। तो अच्छी बात यह है कि आप बाकी चैप्टर से अपनी कवरेज करें। अगर मजबूरी हो और बाकी चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आ रहा हो तो फिर डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि बेक ईएमएफ की जो वैल्यू है वो किन किन बातों से कम ज्यादा होती है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। तो आप इसका आंसर इस तरह दोगे कि बेक ईएमएफ हकीकत में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का सबसे पहला ताल्लुक होता है चेंज इन फ्लक्स से। तो लिहाजा अगर आप बेक ईएमएफ की वैल्यू को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो बिकॉज इट इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, लिहाजा चेंज इन फ्लक्स जहां कम होगा बेक ईएमएफ कम होगा और चेंज इन फ्लक्स जहां ज्यादा होगा वहां बेक ईएमएफ ज्यादा होगा। जो दूसरा पॉइंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए चेंज इन फ्लक्स चाहिए, लेकिन चेंज इन फ्लक्स के हजार तरीके हैं। बेक ईएमएफ वाले सिस्टम्स में, मोटर्स में, जनरेटर्स में, जो भी है मोटर्स में, वहां चेंज इन फ्लक्स एंगुलर स्पीड से लिया जाता है। कॉइल रोटेशन करता है एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो आप कहेंगे कि बेक ईएमएफ को प्रोवाइड करता है एंगुलर स्पीड का एक जरिया, लिहाजा अगर हम एंगुलर स्पीड इन्वॉल्व को कम और ज्यादा करेंगे तो इससे भी बेक ईएमएफ की वैल्यू कम या ज्यादा होगी। द थर्ड वन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बेक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इंड्यूस्ड ईएमएफ और अप्लाइड ईएमएफ से एक नेट ईएमएफ बनता है और नेट ईएमएफ नेट करंट डेवलप करता है। याद रखें कि अगर नेट करंट से इसका ताल्लुक है तो अगर हम नेट करंट को भी कम या ज्यादा करेंगे तो इससे भी बेक ईएमएफ की वैल्यू में कमी बेशी होगी। इसके अलावा करंट के अलावा द फोर्थ फैक्टर इज लोड। अगर सर्किट में लोड नहीं लगा तो बेक ईएमएफ ज्यादा होगा और अगर सर्किट में लोड लगा है तो बेक ईएमएफ कम होगा। लिहाजा याद रखें कि बेक ईएमएफ के लिए हम लोड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं जिससे बेक ईएमएफ कम ज्यादा होगा। बेक ईएमएफ की वैल्यू कम या ज्यादा किन किन चीजों से होती है? चेंज इन फ्लक्स से होता है, एंगुलर स्पीड से होता है, नेट करंट से होता है और लोड से होता है, सर्किट में अप्लाइड लोड। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने हैं, एक्सप्लेन करने हैं और इनको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मुझे पूरा टॉपिक पढ़ाना होगा। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का रेंज बता रहा हूं। द सेकंड क्वेश्चन इज कि बेक ईएमएफ डिक्रीज होता है जब रेट ऑफ वर्क इंक्रीज होता है। क्वेश्चन का आइडिया ये है कि जब रेट ऑफ वर्क, अगर रेट ऑफ वर्क को हम इंक्रीज करें तो इससे बेक ईएमएफ डिक्रीज होता है, इससे बेक ईएमएफ जो है वो डिक्रीज होता है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है या कैसे होता है? जब रेट ऑफ वर्क इंक्रीज तो बेक ईएमएफ डिक्रीज, रीजन क्या है? तो आंसर कैसे दोगे? आंसर के लिए आप कहोगे कि जो रेट ऑफ वर्क है, याद रखें, इट रिप्रेजेंट्स लोड, इट रिप्रेजेंट्स लोड। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो इससे जो बेक ईएमएफ होगा कॉइल में वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे तो बेक ईएमएफ डिक्रीज होगा। रीजन क्या है मैं एक्सप्लेन, डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि ये बातें आप समझ तो जाओगे लेकिन इसको लफ्जों में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाई कोशिश करें कि अपने शॉर्ट क्वेश्चंस, कांसेप्चुअल क्वेश्चन का पोर्शन बाकी चैप्टर से सही तरह हैंडल करें। लोड इंक्रीजेस, बेक ईएमएफ डिक्रीजेस, रेट ऑफ वर्क रिप्रेजेंट्स लोड। बहुत इजी है। ये हमारे पास मोटर का कॉइल है। एक बार फिर मैं मोटर का कॉइल ले रहा हूं। ये हमारे स्टूडेंट मोटर का कॉइल, सेम मोटर सेम कॉइल।
हम इसको अप्लाइड ईएमएफ दे रहे हैं, मोटर को हम अप्लाइड ईएमएफ देते हैं, इसको भी वही अप्लाइड ईएमएफ हम दे रहे हैं, इसको अप्लाइड ईएमएफ दे रहे हैं। यहां पर हमने लोड लगाया है, इसके साथ लोड है, और यहां भी हमने लोड लगाया है, लोड मीन वर्किंग डिवाइसेस, यहां भी हमने लोड लगाया है, लेकिन एक जगह पे लोड की वैल्यू कम है और एक जगह पे लोड की वैल्यू ज्यादा है। रेट ऑफ वर्क ज्यादा मीन कि लोड कम था, हमने इसको ज्यादा कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि इस कॉइल में जो बैक ईएमएफ होगा, जो बैक ईएमएफ होगा वो ज्यादा होगा, कम लोड पर ये ज्यादा होगा, कम रेट ऑफ वर्क पे ये ज्यादा होगा। लेकिन इस कॉइल में जब लोड ज्यादा, रेट ऑफ वर्क ज्यादा, तो यहाँ जो बैक ईएमएफ होगा वो बैक ईएमएफ जो है जनाब वो कम होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। हमने रीजन लेना है, बहुत आसान रीजन है, ये डायग्राम में ड्रॉ करोगे, अगर लिखोगे किस तरह। इजी रीजन ये है, याद रखें कि लोड या रेट ऑफ वर्क, यहाँ जो वर्क होता है, द रेट ऑफ वर्क इन द लोड is actually the difference of applied EMF and back EMF. ये रेट ऑफ वर्क डिपेंड करता है इन दोनों के डिफरेंस पर। तो अगर ये ज्यादा है तो इट मीन इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, और इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा के दौरान याद रखें कि हम अपनी तरफ से अप्लाइड ईएमएफ क्या दे रहे हैं, हम अप्लाइड ईएमएफ सेम दे रहे हैं। फर्ज ले लेता हूं, फर्ज करो अप्लाइड ईएमएफ 100 है और यहां भी अप्लाइड ईएमएफ 100 है। यहां लोड में वर्क जो हो रहा है वो वर्क फर्ज करो 40 है, और यहां लोड ज्यादा है तो इसमें जो वर्क हो रहा है 40 कम है, कम, इधर ज्यादा फर्ज करो ये 80 हो गया। तो अब हमने बताना है कि यहाँ बैक ईएमएफ क्यों कम हो जाता है, उसका रीजन देखें। द सिंपल रीजन इज कि ये जो वर्क आता है ये इन दोनों के डिफरेंस से आता है, ये इन दोनों के डिफरेंस से आता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है तो वो तभी ज्यादा होगा कि बैक ईएमएफ की वैल्यू क्या हुई, कम। डिफरेंस कितना आया है 80, तो इट मीन यहाँ बैक ईएमएफ को कितना होना पड़ेगा 20, क्योंकि 100 - 20 इज 80। यहाँ वर्क 40 है, लिहाजा 100 तो ये फिक्स्ड है, बैक ईएमएफ 40 तब देगा जब बैक ईएमएफ 60 होगा, क्योंकि 100 - 60 इज 40। ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मैंने सिर्फ आइडिया आपके माइंड में बताया। यही कहना चाहता हूं कि आइडिया तो आप सीख जाते हो, लेकिन पार्टिकुलर वर्डिंग में कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है इन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए फॉर स्टूडेंट्स। एनीहाउ मैंने आपको आइडिया दिया कि एज द रेट ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन लोड and the rate of work depends upon the difference of applied EMF and back EMF. So when the rate of work increases, it means the difference between the two increases, and if the rate of work decreases, the difference between applied and back EMF decreases. So therefore if the difference increases, it means that back EMF decreases, but if the difference decreases, back EMF increases. ये लफ्ज देखे मैंने बोल तो दिए, अब आप इसको बार बार रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आप अपने लिए अच्छे वर्डिंग्स बना सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैराडे लॉ में जो फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला है, एडवांटेज ऑफ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, कहते हैं कि फैराडे लॉ हमें ये बता रहा है कि अगर आप कॉइल इस्तेमाल करोगे तो जो ज्यादा करंट इस्तेमाल करोगे तो इसका फायदा भी ज्यादा होगा। The benefit of electromagnetic induction is directly proportional to the number of turns. फैराडे लॉ के मुताबिक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा लेने से फायदा ज्यादा क्यों होता है? तो आप कहें इसका आंसर दें कि एज फॉर अ कॉइल, किसी भी कॉइल के लिए फैराडे लॉ ने हमें बताया है कि जो ईएमएफ पैदा होता है वो n डेल्टा phi डिवाइड बाय डेल्टा t, n डेल्टा phi बाय डेल्टा t है। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर हम डेल्टा phi बाय डेल्टा t को कांस्टेंट रखें कि हर कॉइल में 1 सेकंड में 1 वेबर का फ्लक्स चेंज करेंगे, या हर कॉइल में 1 सेकंड में 10 वेबर का फ्लक्स चेंज करेंगे, बस जो भी हो, लेकिन आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कांस्टेंट रखा, तो अगर ये फैक्टर आप कांस्टेंट रखोगे वर्किंग ऑन कॉइल्स के दौरान, तो इससे पता चलता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। यानी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे तो हमें ईएमएफ ज्यादा मिलेगा, और नंबर
नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे तो ईएमएफ भी हमें कम मिलेगा। तो आंसर ये है कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, while keeping the rate of change of magnetic flux constant, the induced EMF obtained is directly proportional to the number of turns, and that's why if we use greater number of turns in a coil, we will get greater induced EMF, and if we use small number of turns in a coil, we will get small EMF. And it is this idea is used in transformer. In step up, we increase the number of turns, so we get increase in voltage as a result, and in step down we decrease the number of turns, and hence the output voltage also decreases on it. The simple case is कि हमारे पास ये है एक कॉइल 3 टर्न्स, और हमारे पास है ये एक कॉइल, हम इसके टर्न्स को ज्यादा कर लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे कॉइल से सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करें और इस पूरे कॉइल में वही रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करें, तो अगर यहाँ से हमें 3 वोल्ट मिलेगा उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, तो उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से यहाँ हमें 3 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा। अगर टर्न्स डबल तो 6 वोल्ट, टर्न्स 3 टाइम तो 9 वोल्ट, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए फायदा है फैराडे लॉ के मुताबिक। अगर हम कॉइल से आउटपुट वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपके टर्न ज्यादा हो तो आपको ज्यादा ईएमएफ मिलेगा अगर आपको ज्यादा की जरूरत है। द क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इसको प्रूफ करें कि डायमेंशनली करेक्ट है। लेफ्ट साइड पे ईएमएफ है, राइट साइड पे डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी है। हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इजी है, आप याद रखिएगा ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट, और चेंज इन फ्लक्स का यूनिट है वेबर, और टाइम का यूनिट है सेकंड। वोल्ट की जगह हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम, और वेबर की जगह हम लिख सकते हैं वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड अपनी जगह पर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा जूल की जगह हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर डिवाइड बाय कूलम की जगह आप जानते हैं कि चार्ज इज IT, तो कूलम की जगह एम्पियर सेकंड आता है, कूलम की जगह एम्पियर सेकंड। एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन विल बिकम टेस्ला की जगह हमारे पास होता है न्यूटन, न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर ILB है, F इज इक्वल टू ILB, तो इट मीन दैट टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, टेस्ला की जगह हम लिख रहे हैं न्यूटन एम्पियर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर और ये सेकंड अपनी जगह पर। मैंने वैल्यूज पुट की है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन की जगह बनता है केजी मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, ये एम्पियर सेकंड अपनी जगह पर, ये मीटर अपनी जगह पर। द नेक्स्ट टर्म विल बी, यहां भी हमारे पास न्यूटन होगा केजी मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, और एम्पियर मीटर अपनी जगह पर, मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, सेकंड अपनी जगह पर। आप कैंसलेशन करें जो भी करें तो देखो जनाब मीटर 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 स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां हमें मिलेगा केजी, और मीटर मीटर विल गिव यू मीटर स्क्वायर, सेकंड इनटू सेकंड इट मींस सेकंड क्यूब, और एम्पियर। राइट साइड पे हमें इक्वेशन मिलेगा, ये होगा केजी की जगह केजी, मीटर एक मीटर कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर रह जाएगा डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड क्यूब, और एम्पियर। अब इसको कन्वर्ट करें बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, केजी रिप्रेजेंट्स m, ये m हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर -1 और t -3 ऊपर जाएंगे, और राइट साइड पे भी m l स्क्वायर एम्पियर -1 और t -3। देखो लेफ्ट और राइट साइड पे डायमेंशन सेम, तो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये स्टेप्स आप किसी तरह करें तो आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी डील क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट? इट सेज कि फ्लक्स लिंकेज का एंगुलर फॉर्म में कोई फार्मूला हो तो बता दें। तो याद रखें हमने फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन एंगुलर स्पीड से वाबस्ता। अब सोचिए कि फ्लक्स लिंकेज का कोई ऐसा फार्मूला, चेंज इन फ्लक्स का कोई ऐसा फार्मूला जो कि एंगुलर मोशन से वाबस्ता हो, तो आप आंसर देंगे कि ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा है एसी जनरेटर में, और एसी जनरेटर में कॉइल क्या करता है? रोटेशन करता है, और उसी रोटेशन से फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है। तो इसका फार्मूला लिखना है तो आप कहोगे एज वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू
बी ए cos ऑफ थीटा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी की जगह बी, ए की जगह ए, cos की जगह cos, लेकिन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा टी। थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा टी बिकॉज़ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, ये आप बचपन से जानते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे, हमें तो चेंज इन फ्लक्स का फार्मूला चाहिए, और चेंज इन फ्लक्स का फार्मूले के लिए लेफ्ट साइड पे डेल्टा लगा दें। अब राइट साइड पे डेल्टा लगाना लाजमी है। क्या जनरेटर में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था? नहीं, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड था। क्या कॉइल का एरिया चेंज होता था? बिल्कुल भी नहीं। जनरेटर में कॉइल रोटेट करता है तो एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो चेंज किस चीज में आता है? जब कॉइल रोटेशन करता है तो एंगल चेंज होता है, और जब एंगल चेंज होता है तो cos ऑफ ओमेगा टी चेंज होता है, b और a कांस्टेंट। लिहाजा जब एसी जनरेटर या एंगुलर ओरिएंटेशन के लिए हम फ्लक्स लिंकेज या चेंज इन फ्लक्स का फार्मूला डिराइव करेंगे तो b के साथ डेल्टा नहीं लिख सकते, a के साथ नहीं लिखेंगे, और हम लिखेंगे डेल्टा cos ओमेगा टी। ये फार्मूला हमसे मांगा गया था। इट इज द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज फॉर एंगुलर ओरिएंटेशन। एंगुलर ओरिएंटेशन बात जगहों पर इसका फार्मूला ईएमएफ तक लेके गए हैं, अगर आप लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर यहां तक था। यही हमसे मांगा है, फ्लक्स लिंकेज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर ओरिएंटेशन, ये ठीक है। अगर आप ईएमएफ की तरफ जाना चाहते हो तो डिवाइड बोथ हैंड साइड बाय टी, और टी पे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू बी ए डेल्टा cos ओमेगा टी बाय डेल्टा टी। फिर इसको ऑपरेट करें तो ये ओमेगा sin ओमेगा टी बन जाएगा, फिर नंबर ऑफ फॉर 1 टर्न ये होगा, फॉर n टर्न ये होगा, इससे फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ बन जाएगा, और ये बन जाएगा NWAB sin ओमेगा टी। तो ये याद रखें, ये फार्मूला फॉर ईएमएफ है, फॉर फ्लक्स लिंकेज नहीं है। अगर स्टेटमेंट में होता कि फाइंड द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एंगुलर ओरिएंटेशन, तो फिर यहां तक आना लाजमी था, लेकिन इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए नहीं कहा, इन्होंने फ्लक्स लिंकेज के लिए कहा, तो हमारा आंसर यहां तक कंप्लीट हो गया। आगे डिराइवेशन आप करना चाहो तो भी आपकी मर्जी, ना करना चाहो तो भी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the next question is question number 6. what it says, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स किस तरह काम करते हैं? तो जनाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, इसके काम करने का उसूल क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग प्रिंसिपल। याद रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करता है। कैसे काम करते हैं जनाब? तो इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाउ? बिकॉज इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें होते हैं, यहां मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, अप्रॉक्सीमेट सा डायग्राम, सिंपल सा। 3 पार्ट्स होता है कंडक्टर, स्टेटर एंड रोटर। कनेक्टर, स्टेटर एंड रोटर। याद रखिए, कनेक्टर में हम सिर्फ ये फुट पैडल प्रोवाइड करते हैं, और स्टेटर जो होता है इसमें ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और रोटर जो होता है इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। रोटर के साथ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड लगा होता है या परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, या होता है माय डियर स्टूडेंट परमानेंट मैग्नेट या फेरोमैग्नेटिक सॉलिड या परमानेंट मैग्नेट। ये 3 पार्ट्स हैं जनरल, इट्स अ जनरल स्ट्रक्चर, और मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि जनरेटर में मेन आइडिया सेम है, लेकिन वैरायटी ऑफ जनरेटर्स आर देयर, वगैरह वगैरह। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। फर्स्ट करो, ये एक मूविंग व्हील है। लेट अस कंसीडर इट इज अ मूविंग व्हील। ये एक मूविंग व्हील है। इस मूविंग व्हील के इनर साइड के साथ इन्होंने कनेक्ट किया होता है, वेल्डेड किया होता है, ये है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ये पहिया घूम रहा है तेजी के साथ, ये फास्ट मूविंग रोटेटिंग व्हील है, और इसके अंदरूनी साइड के साथ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड वेल्डेड होता है। इसके सामने होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट,
और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ यहां पर होता है बैटरी, गाड़ी की बैटरी या ट्रेन, जिसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लगाते हो, अक्सर बुलेट ट्रेन वगैरह में लगे होते हैं, ये वोल्टेज है। लेकिन यहां पर माय डियर स्टूडेंट कनेक्टर होता है एक पैडल, ये वो पैडल सिस्टम है, और ये होता है डिस्कनेक्टेड फॉर्म में, ऐसे होता है, और ये इसके साथ कनेक्ट है। अब देखिए, जब यहां पर ड्राइवर ब्रेक लगाने वाला इसको प्रेस करता है तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। करंट हो जाने से सर्किट कंप्लीट और इससे करंट पास होता है। करंट से यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को या नॉर्थ या साउथ बनाता है अकॉर्डिंगली। और अगर ये परमानेंट मैग्नेट हो, यहां साउथ हो, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे लगाते हैं कि यहां नॉर्थ लगा हो और यहां नॉर्थ बन जाए। और अगर आपने इधर नॉर्थ एडजस्ट किया तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे लगाते हैं कि यहां साउथ। अलगर्स के पैडल प्रेस करने से इस कॉइल या इस कॉइल और इस फेरोमैग्नेटिक सॉलिड के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पैदा होता है। और याद रखिए, ये फिक्स्ड है, ये व्हील वगैरह आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आ जाता है तो ये आगे बढ़ जाता है और ये इसके साथ चिमट जाता है। स्ट्रॉन्गली चिमट जाता है तो रोटेटिंग व्हील जो है वो रोटेशन में खलल पड़ता है और वो रुकने लगता है या रुक जाता है। और जब आप चाहते हो कि ब्रेक खत्म, जब आप पांव हटा लेते हो, जैसे ही पांव हटाए तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, करंट खत्म, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, अट्रैक्शन खत्म, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है और पहिया जो है वापस मूव करने के काबिल होता है। सो ये जनरल या सिंपलेस्ट डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स है। इसमें ये जो होता है ये स्टेटर है, सॉरी ये जो है ये स्टेटर है, सॉरी ये रोटर है क्योंकि उससे कनेक्ट है। इट इज रोटर, इट इज स्टेटर एंड इट इज कनेक्टर। ये 3 पार्ट्स हैं और इन 3 पार्ट्स में आकर ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। ईडी करंट्स को कम करने के तरीके बताएं। तो जनाब, ईडी करंट्स जो होते हैं इनको मिनिमाइज करने के तरीके क्या है? इट इज अ लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का एक लॉस हुआ करता है। इट इज अ लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। याद रखिए, इसको कम करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू रिड्यूस ईडी करंट्स। द फर्स्ट वन हम लेमिनेशन करते हैं, आयरन कोर में लेमिनेशन करते हैं। हम इसको इन पार्ट्स बनाते हैं, यानी ये ट्रांसफार्मर का कोर है। अगर आपने इसको सिंगल पीस बनाया, ये सिंगल पीस को, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रवाना होकर इस पूरे पीस में घूमता रहेगा और ईडी करंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसको टुकड़े टुकड़े कर दो, अगर आप इस कोर को लेमिनेटेड कर दो, टुकड़े कर दो पार्ट में, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने छोटे से पार्ट में मूव कर सकेगा, दूसरे पार्ट तक उसके ले जाने का रास्ता नहीं होगा, तो उसका रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगा, ईडी करंट कम हो जाएगा। तो द फर्स्ट मेथड इज लेमिनेशन, यानी इन पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करो। द सेकंड, इंसुलेटर आयन। हम ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर वो ऑयल डालते हैं, तो इंसुलेटर आयन में चार्जेस का मूव करना पॉसिबल नहीं होता, जिससे ईडी करंट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो देयर आर 2 बेसिक मेजर टेक्निक्स टू रिड्यूस ईडी करंट्स। द फर्स्ट वन, कन्वर्ट द सॉलिड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर टू लेमिनेटेड कोर। इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस का स्टार्ट से लास्ट तक जाना मुमकिन नहीं होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। दूसरी बात कि हर पार्ट्स के दरमियान ऑयल, इंसुलेटर ऑयल डाल दें। इंसुलेटर इंट्रोड्यूस करने से भी चार्जेस के मूवमेंट सीज हो जाते हैं और इस तरह ईडी करंट्स कम, यानी लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कम हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन डिस्कशन। कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन कुकटॉप्स यूज होता है। हाउ कैन यू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन कुकटॉप्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे यूज होता है? तो इसका बेसिक स्टार्ट जो आपने लेना होता है वो ये है कि कुकटॉप्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम यूज कर सकते हैं बाय द आइडिया ऑफ बेक ईएमएफ। बेक ईएमएफ के आइडिया से यूज होता है। क्या मतलब, गौर से देखें। बाय द आइडिया ऑफ बेक ईएमएफ से मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब ये है कि बेक ईएमएफ के दौरान भी अगर माय डियर स्टूडेंट करंट, अगर हम
स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा करें, अगर हम स्पीड ऑफ रोटेशन को ज्यादा करें तो स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा होने से बैक ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा। जो बैक ईएमएफ है माय स्टूडेंट वो ज्यादा हो जाएगा, और जब बैक ईएमएफ ज्यादा होगा तो इससे जो नेट करंट है वो कम हो जाता है। बैक ईएमएफ लॉस है और इससे नेट करंट जो है वो कम हो जाता है, और नेट करंट जो है वो कम हो जाता है तो पावर लॉस भी कम हो जाता है। पावर लॉस कम हो जाता है तो वहां हीट भी कम पैदा होता है, और कम हीट हमारे लिए कुकिंग नहीं करता। अब इसको रेसिप्रोकल ले, अगर आप कुक टॉप्स का वर्क लेना चाहते हो, कुकिंग टॉप्स का वर्क लेना चाहते हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हमें इस हीट को क्या करना पड़ेगा, हीट को ज्यादा करना पड़ेगा, और हीट ज्यादा करने के लिए आपको पावर लॉस को ज्यादा करना पड़ेगा, और पावर लॉस को ज्यादा करने के लिए नेट करंट को ज्यादा करना पड़ेगा। हम रिवर्स में जा रहे हैं। फॉर कुकिंग टॉप्स वी हैव टू इंक्रीज द हीट प्रोड्यूस्ड ऑफ द प्रोसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से हीट ज्यादा पैदा करना है, ज्यादा हीट के लिए पावर लॉस ज्यादा, पावर लॉस ज्यादा के लिए नेट करंट ज्यादा, नेट करंट के लिए ज्यादा के लिए बैक ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा, कम, और बैक ईएमएफ कम करने के लिए स्पीड ऑफ रोटेशन को क्या करना पड़ेगा, कम, और जब स्पीड ऑफ रोटेशन कम होगा तो हमारे पास हीट लॉस या हीट फॉर्मेट ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि कुकिंग टॉप्स में ऐसा मैकेनिज्म किया जाता है कि रोटेशन ऑफ कॉइल्स का स्पीड कम रखा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ लोड हम रोटेशन ऑफ कॉइल को कम रखते हैं। जब रोटेशन स्पीड हमारे पास कम होता है तो उसमें डिसिपेटेड करंट और डिसिपेटेड पावर हीट में कन्वर्ट होता है, और इस तरह हीट ज्यादा होने से हम उससे अपने कुकिंग का मकसद पूरा कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा आइडिया है, अगर आप इसको सोचें आपके माइंड में शायद क्लियर भी होगा, लेकिन इनको लफ्जों में डालना बहुत मुश्किल काम है। सही बात यही है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 नंबर है, और 9 नंबर कह रहा है कि एसी मोटर्स में बैक ईएमएफ का आइडिया क्या है। What is the idea of back EMF in motors? Back EMF in motors का मतलब क्या है? तो याद रखिए back EMF is the applied form. It is the applied form of Lenz law in motors. ये एक आइडिया, ये Lenz law का applied form है motors. What it means? Lenz law ने कहा था कि जहां induced EMF होगा वो अपने cause को अपोज करेगा। तो जब हम अप्लाइड ईएमएफ लेते हैं उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ उस अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करता है, इसलिए उस वक्त इसे बैक ईएमएफ का नाम देते हैं। द सेकंड कांसेप्ट इज दैट इट इज द वोल्टेज जनरेटेड इन रोटेटिंग कॉइल या आर्मेचर ऑफ एसी मोटर due to change in magnetic flux. And the third factor is back EMF is directly proportional to angular speed. It is inversely proportional to power dissipated, and it is inversely proportional to net current, and it is directly proportional to resistance of coil. ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिलेशन भी याद रखें। यही डिफरेंट आइडियाज हैं ऑफ बैक ईएमएफ इन एसी मोटर्स। बाकी टॉपिक से ही हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो ये पॉइंट्स आपके लिए इजी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द क्वेश्चन सेज कि आर्मेचर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेते हैं, हम इसको लीनियर क्यों नहीं लेते। आर्मेचर मीन घूमने वाला वेक्टर। ये मेरा हाथ है, ये रोटेशन है, सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड आर्मेचर। अगर हम इसको स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड में रखें और फिर हम इस आर्मेचर को घुमाएं तो हमें इतना फायदा नहीं मिलता, लेकिन अगर हम इसको रेडियल यानी सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करें, सीधी सी बात है कि ये हमारे पास कॉइल है। क्वेश्चन का आइडिया आपको देना चाहता हूं, ये कॉइल है। अगर हम वन डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो खराब होगा। तो जनाब आउटपुट हमारा खराब होगा, मजे का नहीं होगा, वो चार्म नहीं होगा उसमें। लेकिन ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे देखो कॉइल रोटेशन कर रहा है। अगर हम इसको बजाय इसके लीनियर मैग्नेटिक फील्ड में रखें, हम इसको एक ऐसा मैग्नेटिक
फील्ड दें जिसका डायरेक्शन इस अंदाज में है, देखो इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में आप कॉइल रखकर रोटेट करोगे, अब उसी तरह रोटेशन करोगे तो अब जो आउटपुट है उसमें खूबियां होंगी, ये खराब नहीं, ये अच्छा आउटपुट होगा। तो खूबियां क्या है और हम ये प्रेफर करते हैं, ये प्रेफर नहीं करते, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो याद रखें इसकी वजह से आउटपुट के जो फायदे हैं वो ये होते हैं। द फर्स्ट वन कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी होती है। द सेकंड वन कांस्टेंटेंसी होती है, कांस्टेंटेंसी होती है। एंड द थर्ड वन इंटेंस आउटपुट मिलता है हमें, अच्छा स्ट्रॉन्ग आउटपुट मिलता है हमें। और द फोर्थ वन सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है यानी हमें वेरिएबिलिटी नहीं मिलती और सिस्टम और आउटपुट आपस में सिमेट्रिक होते हैं। सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से स्ट्रेंथ ज्यादा होता है आउटपुट का, कांस्टेंटेंसी होती है, ये हर पॉइंट पर सेम चेंजेस आते हैं। और कंटिन्यूटी में मुसलसल होता है और ये झटकों के साथ आउटपुट देगा, ये कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ दैट देगा। और इसी वजह से जो ग्राफ होता है वो साइन या काज में होता है, वो इस तरह नहीं होता, वो इस तरह के ग्राफ नहीं होते जो डिस्कनेक्टेड फॉर्मेट होते हैं। तो कंटिन्यूटी, कांस्टेंटेंसी और सिमेट्रिकल एंड इंटेंस बिहेवियर को आउटपुट में रखने के लिए जरूरी है कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें फॉर आर्मेचर और हम लीनियर मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल ना करें। ये पॉइंट्स आपके जहन में हो, यही आप लिखें, आपके लिए काफी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 11 नंबर क्वेश्चन सेज कि अगर आपने ट्रांसफार्मर का कोर बनाना है, यू पीपल हैव टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, और आपके पास 4 मटेरियल है। द फर्स्ट मटेरियल इज सिंपल आयरन, द सेकंड मटेरियल इज सॉलिड सॉफ्ट आयरन, द थर्ड मटेरियल इज लैमिनेटेड soft iron, and the fourth material is aluminium. So what will you prefer? आप प्रेफर इनमें से कौन सा बेस्ट होगा? ट्रांसफार्मर कोर के लिए हमने इनमें से बेस्ट उठाना है, तो जो बेस्ट है वो क्यों है, जो रिजेक्टेड है वो क्यों है, वो रीजन आप सुन लीजिएगा। तो जनाब ये फैसला करेगा लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर 4 लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। First, ED current. The second, ED currents first है. The second, heat. The third loss is flux leakage. Flux leakage. And the fourth loss is hysteresis. अब ये 4 losses हैं ट्रांसफार्मर में, और इन losses की मदद से अब मैं आपके लिए बेस्ट मटेरियल इसमें सेलेक्ट करूंगा कि इससे आप ट्रांसफार्मर बना दें। The first one, ED करंट्स को देखकर आयरन रिजेक्टेड है। आयरन इज अ सिंगल पीस ऑफ आयरन रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि सिंगल पीस ऑफ आयरन लोगे तो उसमें ED करंट, ह्यूज करंट्स होंगे और ह्यूज लॉस होगा ED करंट्स की वजह से, तो दैट्स व्हाई वो ट्रांसफार्मर सही वर्किंग नहीं कर पाएगा। सो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ED करंट्स। ED करंट्स के बेस से ये रिजेक्टेड है, ठीक है। अब सॉलिड सॉफ्ट आयरन, ये क्यों? तो एक बार फिर जब इन्होंने सॉलिड कहा, सॉलिड भी के लैमिनेटेड नहीं है, पार्ट्स में नहीं है, और पार्ट्स में नहीं है तो एक बार फिर यहाँ ED करंट्स ज्यादा होंगे जिसकी वजह से ये भी गलत है। अब आते हैं इसकी तरफ। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो इसमें हीट ज्यादा पैदा होता है, और जब हीट ज्यादा हो तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो हीट के बेस से एल्यूमिनियम भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता। एल्यूमिनियम मटेरियल के रेजिस्टेंस की ज्यादती की वजह से हीट फॉर्मेशन ज्यादा, तो हीट के फॉर्म में भी लॉस होगा, तो फायदा तो नहीं हुआ, एल्यूमिनियम रिजेक्टेड। अब ये आप समझो या ना समझो तो अकेला रहेंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। अब रीजन देखें, यहां है सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है, बिकॉज हार्ड आयरन का हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा है। आप यहाँ आयरन में ये भी कह सकते हो कि सिंपल आयरन में ED करंट भी ज्यादा हो सकते हैं और हिस्टेरेसिस भी ज्यादा हो सकता है। तो ऑन द बेस ऑफ हिस्टेरेसिस एंड ED करंट सॉलिड आयरन, हार्ड आयरन ठीक नहीं है, ये इसलिए रिजेक्टेड है। सॉफ्ट है लेकिन सॉलिड नहीं, कि इसमें ED करंट ज्यादा होंगे, पार्ट्स में नहीं होंगे। और ये इसलिए बेस्ट है
क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट है तो हिस्टेरिसिस कम होगा, और दूसरा लैमिनेटेड है, पार्ट्स में है, और पार्ट्स का मतलब है कि इसमें ईडी करंट्स भी क्या होंगे, ये भी कम होंगे। और तीसरा आयरन है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम पैदा होगा। और तीसरी बात, चौथी बात, आयरन फेरोमैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है तो फ्लक्स लीकेज भी कम होगा। तो सिर्फ यही वो ऑप्शन है जिसमें ये चारों लॉस मिनिमम होंगे, और यही बेस्ट मटेरियल है टू मेक आयरन कोर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।